हेलो लर्नर्स। ये क्लास नाइन्थ हिस्ट्री के चैप्टर 1 का वीडियो 4 है। मैंने ऑलरेडी 3 वीडियो अपलोड कर दी हैं और ये 4th वीडियो है जिसमें ये चैप्टर पूरा एंड हो जाएगा। वीडियो चाहे थोड़ी सी लंबी हो जाए लेकिन इसी चैप्टर में इसको एंड करना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी 3 वीडियो हो चुकी हैं। तो मैंने जैसा आपको बताया, सबसे पहले 1789 में जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था तो उस वक्त लुइस 16 का राज चल रहा था। लुइस 16 को नेशनल काउंसिल ने ओवरटेक करके 1791 में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, लेकिन वो भी जल्दी जैकोबिन क्लब के लीडर मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ने ओवरटेक कर लिया। हालांकि मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर का जो राज था वो उसको राइन ऑफ टेरर कहते हैं, वो सिर्फ 1 साल का था। 1 साल बाद उनको भी एग्जीक्यूट करके गिलोटीन कर दिया गया था। उसके बाद एक डायरेक्टरी जिसमें एक डायरेक्टर और 4 एग्जीक्यूटिव, 5 लोग मिलके चला रहे थे, उनका राज आया। और उसके बाद अब हम आगे की चीज़ों को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले जो सब टॉपिक है उसका नाम है डिड वुमेन हैव ए रिवॉल्यूशन। वुमेन का इस रिवॉल्यूशन में रोल क्या था, उनके क्या क्या राइट्स किसने दिए थे और उसके बाद क्या क्या चीज़ उनके साथ आगे हुई थी। वुमेन जो थी ना वो शुरू से ही एक एक्टिव पार्टिसिपेंट रही थी। पूरे रिवॉल्यूशन में उन्होंने एक एक्टिव रही थी, एक्टिव पार्टिसिपेंट के तौर पे काम किया था। उनको लगता था कि कहीं ना कहीं जब हम भी रिवॉल्यूशन में पार्ट लेंगे तो ही ये रिवॉल्यूशन थोड़ा और ज़्यादा मजबूत होगा। जो औरतें थी ना, वुमेन्स थी, वो ज़्यादातर थर्ड स्टेट की जो थी वो काम करती थी। मतलब अपने घर को चलाने के लिए वो काम करती थी। बाहर जाके कोई छोटा मोटा बिजनेस करती, जैसे कोई फ्लावर बेच रही है, कोई फ्रूट, कोई वेजिटेबल सेल कर रहे हैं, कोई किसी मालदार आदमी के घर पे डोमेस्टिक सर्वेंट किसी के घर पे जा जा के काम कर रहे हैं। उसके अलावा ये अपने घर को भी संभालती थी, अपने बच्चों को, अपने घर को, अपनी फैमिली को खाना बनाती थी। जो पानी वानी होता है उसको भरना, ये सब काम जो था इनका काफ़ी मेहनत का काम था। और लाइन जो होती थी ना, ब्रेड जो महंगे हो ही गए थे तो उसमें काफ़ी लंबी लंबी लाइन लग रही थी ब्रेड बिकने के लिए। तो उसमें क्या थी, वुमेन्स ही हमेशा लाइनों में खड़ी होती थी, आदमियों को उनमें काफ़ी ज़्यादा रोल नहीं था। तो वुमेन्स काफ़ी ज़्यादा मालदार, मतलब उस वक्त काफ़ी ज़्यादा मेहनती होती थी। ये उनकी इन सब चीज़ों से पता ही पड़ रहा है। लेकिन ये बात हो रही है लोअर क्लास की वुमेन्स की। जो अपर क्लास के लोग थे वो काफ़ी मालदार तो होते ही थे, तो उनकी जो बच्ची वगैरह थी वो क्या करते थे, स्कूल वगैरह में पढ़ती थी उनके बच्चे। जो गरीब होते थे, जो लोअर क्लास के लोग थे, जो थर्ड स्टेट के लोग थे, उनके पास तो इतना पैसा था ही नहीं कि वो अपने पहले ज़रूरत को पूरी करके स्कूल में पढ़ा सकें। जो ओनली डॉटर्स है तो नोबल्स और वेल्थियर मेंबर्स जो थे सोसाइटी के, थर्ड, वही वही अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाते थे। लेकिन थर्ड स्टेट में भी कुछ ऐसे मालदार लोग हो चुके थे तब तक। जैसे मैंने पहली वीडियो में बताया कि थर्ड स्टेट के लोग काफ़ी एजुकेटेड हो गए थे, तो उन्होंने भी पढ़ाई शुरू करी। उन्होंने कोई लॉयर बना, कोई टीचर बना, कोई कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया, कोई बाहर के देशों में सप्लाई कर रहा है, तो वो भी काफ़ी मालदार हो गए थे। तो उन्होंने भी अपने बच्चों को क्या करा, पढ़ाना शुरू कर दिया था स्कूल में। लेकिन जो गरीब, बिल्कुल ही गरीब लोग थे, वो स्कूल को अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। इन ऑर्डर टू डिस्कस द वॉइस, वुमेन्स ने क्या करा था ना कि जब नेशनल असेंबली, जब नेशनल कन्वेंशन की सरकार जो आई थी वहाँ पे, उन्होंने जब 1791 में अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, उन्होंने राइट्स दे दिए थे पीपल को अपने क्लब बनाने के लिए। जैसा कि उस टाइम फिर जैकोबिन क्लब काफ़ी फेमस हुआ था, ऐसी औरतों ने भी काफ़ी अलग अलग क्लब बना लिए थे अपने राइट्स के लिए। अपने अपने एक साथ जिसके एक साथ विचार मिलते थे वो अपना एक क्लब बना ली थी। 60 क्लब उस वक्त औरतों के वहाँ पे से निकल के आए थे, जिसमें से सबसे ज़्यादा फेमस था सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन। ये क्लब है जो उस वक्त सबसे ज़्यादा फेमस हो रखा था। सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वुमेन, जो वुमेन्स की राइट के लिए जो भी उस वक्त पावर में होता था उनसे बात करता था कि हमें ये राइट्स चाहिए, हमें ये परेशानी आ रही, इन सब चीज़ों के बारे में ये क्लब अपनी अपनी चीज़ें आगे पुट करते थे। तब उन पर कोई ना कोई गवर्नमेंट जो होती थी उन पर कोई ना कोई लॉ निकालती थी उनके राइट के लिए। ये हमेशा यही चाहते थे कि भैया इनके जो पॉलिटिकल राइट्स हैं वो हमेशा आदमियों के बराबर हों। जब 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उन्होंने वुमेंस को पैसिव सिटीज़न बना दिया था। मतलब वुमेंस को राइट नहीं दिया था वोट करने के लिए। चाहे जैसे आदमियों में तो ये करा था कि जो आदमी अपने 3 दिन की वो 3 दिन का टैक्स दे रहा है, 3 दिन का जितना कमा रहा है वो टैक्स के तौर पे दे रहा है, तो वो एक्टिव सिटीजन है, वो वोट दे सकता है। लेकिन वुमेंस के लिए तो इतना भी नहीं था, वो तो परमानेंट पैसिव सिटीजन का उनको पहले ही कह दिया था ये कि परमानेंट पैसिव सिटीजन, इनको कोई राइट नहीं है वोट करने का।
तो वुमेंस के जो क्लब्स थे वो कहते थे भैया हमें राइट चाहिए, हमें वोट देने के लिए राइट चाहिए, हमको अपने एडमिनिस्ट्रेशन पर्पज़ में हमें एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिकल ऑफिस में आना है, भैया हमें भी गवर्नमेंट का हिस्सा बनना है। लेकिन उनको इस तरीके के कोई राइट नहीं बने थे। इन द अर्ली ईयर्स द रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट जो थी उन्होंने कुछ लॉज तो बनाए थे औरतों के लिए, कुछ अच्छे अच्छे लॉज भी बने थे, लेकिन फिर भी इतने ज़्यादा राइट नहीं थे अगर हम उसको कंपेयर करें मेन से। जैसे कुछ लॉज बनाए थे कि स्कूल कर दिया कंपलसरी, स्कूलिंग वॉज मेड कंपलसरी फॉर गर्ल्स, लड़कियों के लिए स्कूल जाना कंपलसरी कर दिया। और उनको कोई शादी के लिए, कि उनके घर वाले अगर उनको शादी के लिए फोर्स करते हैं उनकी बिना मर्ज़ी के, या फिर ऐसे इंसान से शादी कराते हैं जिसको वो मर्ज़ी नहीं है, तो ऐसे कानून बना दिए कि वो अगेंस्ट में केस कर सकती है, उनके घर वालों का अगेंस्ट कोई केस चल सकता है। मैरिज जो थी ना, शादी वगैरह अब कॉन्ट्रैक्ट हो गई थी, अब वो गवर्नमेंट के में उसमें रिकॉर्ड, रजिस्टर में रिकॉर्ड होके रखी जाती थी। ऐसा नहीं कि कोई शादी कर रहा है तो उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, हर चीज़ का रिकॉर्ड था अब गवर्नमेंट के पास। डाइवोर्स जो था वो लीगल हो गया था। पहले क्या था ना, जो डाइवोर्स करते थे वो इलीगल थे, उनको काफ़ी ज़्यादा समाज था वही उनको अपने से बाहर कर देता था, उसके बाद उनको काफ़ी परेशानी देखनी पड़ती थी। लेकिन इन्होंने जो रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट आई थी उन्होंने डाइवर्स को लीगल कर दिया था। अगर कोई डाइवर्स करेगा, अगर कोई तलाक करेगा तो उनको कोई कुछ नहीं कहेगा, अगर उनको कोई परेशान करेगा तो उसके अगेंस्ट कोई भी चीज़, कोई भी कानून एक्शन ले सकता है। वुमेन्स अब जॉब कर रही थी, जॉब्स के साथ वो आर्टिस्ट, जो भी उनको अच्छा अच्छा जिस चीज़ में इंटरेस्ट था वो उसको कर सकती थी। वुमेन्स स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी पॉलिटिकल राइट्स हाउएवर कंटिन्यूड, उनका जो स्ट्रगल था पॉलिटिकल राइट्स के लिए वो जब भी चालू था। राइन ऑफ टेरर के वक्त जो था ना, दो वुमेन क्लब्स जो थे, जो जैकोबिन क्लब का जो रूल आया था राइन ऑफ टेरर, तो उन्होंने क्या करा, जितने भी वुमेन्स के 60 क्लब थे सबको कर दिया बैन। अब कह दिया कोई भी क्लब नहीं बना सकते, और जो भी क्लब बनाएंगे उनको अरेस्ट कर लेंगे, और ये सब उन्होंने रोक दिया। अब वुमेंस का जो राइट, मतलब अब इसमें थोड़ा सा ये दिखा रखा है कि यूरोप की काफ़ी कंट्री थी जिसमें वुमेंस को राइट नहीं था वोट करने के लिए। करीब 200 साल तक ये वुमेंस का राइट वोट करने के लिए जो स्ट्रगल था ये अलग अलग कंट्रीज़ में चलता रहा। आज तो खैर कुछ ही कंट्रीज़ ऐसी होंगी जिनमें अभी भी राइट नहीं है वुमेंस को वोट करने का, लेकिन लगभग जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं सब में राइट मिल गया है। करीब 200 साल तक वुमेंस अपने राइट के लिए जगह जगह पे स्ट्रगल करती रही थी, अलग अलग कंट्री में, अलग अलग जगह पे। अब फ्रांस को जो राइट मिला वुमेन का वो 1946 में मिला। देखो 1789 के बाद उनको राइट मिला 1946 में जाके वुमेन को वोट करने का राइट मिला। तो इतने ज़्यादा वहाँ पे चीज़ें ख़राब थी सिचुएशन। अब एक काफ़ी ज़्यादा फेमस नाम है जॉर्ज ओलंपी दी जॉर्ज, ये काफ़ी फेमस है वहाँ की लेडी। एक वुमेन थी, रिवॉल्यूशनरी थी, मतलब अपने राइट्स के लिए प्रोटेस्ट करती थी, और औरतों के राइट के लिए, वुमेंस के राइट के लिए इन्होंने काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया था। अब ये जैकोबिन क्लब के टाइम की बात है, जैकोबिन क्लब के टाइम पे ये पावर में थी, तो इन्होंने काफ़ी चीज़ें जैकोबिन क्लब के अगेंस्ट करी, क्योंकि जैकोबिन क्लब जो था वो, जो रोबेस्पियर का जो राज था वो वुमेंस के राइट के अगेंस्ट था, तो इन्होंने उसके खिलाफ काफ़ी आवाज़ भी उठाई। तो ऐसा करा कि इनको एग्जीक्यूट कर दिया गया, इनको गिलोटिन कर दिया गया। 1793 में रोबेस्पियर के द्वारा इनको पकड़ा गया, इनको मरवा दिया गया, गलत साबित करके कि ये हमारे देश के खिलाफ आवाज़ उठा रही हैं, ये पावर के खिलाफ आवाज़ उठा रही हैं, इनको एग्जीक्यूट कर दिया गया। इन्होंने क्या मांगा था, इन्होंने मांगा था कि इक्वल राइट हो मैन और वुमेन में। इन्होंने सबसे पहले डिमांड करी थी कि मैन और वुमेन में इक्वल राइट्स होने चाहिए। द गोल ऑफ ऑल, इन्होंने मांगा था लिबर्टी, प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी। और जितने भी इस तरीके की ऑपरेशन, मतलब वुमेंस के ऊपर जितने अत्याचार हो रहे थे वो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। अब वुमेंस बिल्कुल औरतों के, वो वुमेंस बिल्कुल मैन के बराबर हों। यूनिटी होनी चाहिए, यूनिटी मैन और वुमेन में यूनिटी होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए। जो भी लॉ बने वो वुमेन की इच्छा के अकॉर्डिंग बने। ऐसा नहीं कि कोई वुमेन की जो बेसिक नीड है उनको डिस्ट्रॉय कर रहा है या फिर उनके अगेंस्ट दे रहा है, ऐसा कोई लॉ नहीं बनना चाहिए। Cases by law, no woman is exempted, she is accused, arrested, detained in cases by the law, women like men obey the religious law। मतलब जितने भी लॉ हैं वुमेन के अगेंस्ट वो मैन के इक्वल हों, कोई भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए। तो आगे बात करते हैं।
एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी, स्लेवरी का क्या हुआ था, मतलब उस वक्त जो थे ना गुलामों की बहुत चलती थी, मतलब गुलाम काफ़ी यूज़ होते थे। लोग बाग क्या करते थे, अफ्रीका से, वहाँ के लोग अफ्रीका से वो नीग्रोस जो होते हैं ना, ब्लैक्स जो होते हैं, उनको लेके आते थे वहाँ से, अपने वहाँ पे काम करवाते थे, घर में अपनी खेती करवाते थे। और जो कॉलोनीज़ थी, फ्रांस की जो कॉलोनीज़ थी ना, इधर उधर फ्रांस की कॉलोनीज़ में जाकर उनको भेज देते थे, वहाँ पे वो काम करते थे। द कॉलोनीज़ इन द करेबियन, फ्रांस की जो कॉलोनीज़ हैं जैसे मार्टिनिक, ग्वाडेलूप, सैन डोमिंगो, ये कहते हैं ये काफ़ी अच्छा सप्लाई करते थे। टोबैगो, इंडिगो, शुगर, कॉफ़ी, ये फ्रांस के वहाँ पे बेचते थे। ये फ्रांस की कॉलोनीज़ थी जो दूसरे देश थे जिसमें फ्रांस ने कब्जा करके अपना राज कर रखा था। तो फ्रांस के लोग तो वहाँ पे जाके नहीं करेंगे वहाँ पे काम, जो ये सब टोबैगो, यहाँ पे इंडिगो, शुगर, ये सब जो उनकी ज़मीन थी फ्रांस की, वहाँ पे फ्रांस के लोग काम नहीं करते थे, वो तो ज़मीन ले लेते। तो वो क्या करते थे, अफ्रीका जाते थे, अफ्रीका में जाके नीग्रोज़ को सस्ते सस्ते रेटों पे अपने शिप में ले जाके, शिप में जाते थे, उनको शिप में भर के ले आते थे, वहाँ पे जो उनकी कॉलोनीज़ थी वहाँ पे छोड़ देते थे, वहाँ पे फिर वो काम करते रहते थे। To work in the distant and freedom lands means a shortage of labor on the plantation, so this was met by a triangular slave trade between Europe, Africa, and America. The slave trade began in the 17th century. French merchants sailed from the ports of Bordeaux in the 90s to the African coasts, where they bought slaves from the local chieftains. Okay. जो ये दूसरी कॉलोनीज़ पे जाके अपने जो स्लेव्स बेचते थे, वहाँ पे जो मालदार जो प्लांटेशन, जिनकी ज़मीन पड़ी होती थी, बड़ी बड़ी ज़मीनें, वो काफ़ी मालदार होते थे, उनकी ज़मीन के जिन जो ओनर्स होते थे, वो क्या करते थे, इनसे काम करवाते थे पूरा। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते थे, ये जो नीग्रोज होते थे काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते थे, अफ्रीका के लोग, ये दिन रात काम करते थे, इन्हें फिर भी इतना ज़्यादा पैसा नहीं मिलता था। ये जो स्लेव ट्रेड है ना, ये 17वीं सेंचुरी मतलब 1600 कुछ के बाद ही ये शुरू हो गया था। तो फ्रेंच मर्चेंट जो थे वो पोर्ट्स ऑफ बोर्डियूक्स एंड नेंटीज़, अफ्रीकन कोस्ट है वहाँ पे जाते थे। अफ्रीकन कोस्ट के नाम बता रखे हैं जो थे उस टाइम पे, बोर्डियूक्स और नेंटीज़, वहाँ पे जाते थे, वहाँ से इनको लेके आते थे और पूरा अपने शिप में भरे। उनको 3 मंथ का सफ़र था, पूरा अटलांटिक ओशन, करेबियन सी इनको कवर करना पड़ता था, फिर जाके प्लांटेशन ओनर्स के पास छोड़ देते थे इनको। तो 18वीं सेंचुरी में क्या हुआ ना, क्रिटिसाइज़ हुआ ये, मतलब ऐसी बात सामने आई कि स्लेवरी को ख़त्म करो। तो नेशनल असेंबली जो थी, इन्होंने जो डिबेट करना शुरू कर दिया कि इनके राइट्स, मतलब स्लेव्स जो थे, इनके राइट्स में क्या होना चाहिए जो कॉलोनीज़ पे जा के काम करने हैं। लेकिन उन्होंने कोई ऐसा लॉ नहीं बनाया, क्योंकि अपोजिशन और बिजनेसमैन जो थे, मतलब जो अपोजिशन में बड़े बड़े बिजनेसमैन जो थे वो काफ़ी ज़्यादा थे फ्रांस में, तो उनके काम में ही तो आते थे ये स्लेव्स। तो नेशनल असेंबली को लगा भैया ओपोजिशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, सारे बिजनेसमैन, सारे मालदार लोग हमारे खिलाफ हो जाएंगे, जिनका सारा काम ही स्लेव्स के ऊपर डिपेंड है। It was finally the convention which is 19 legislated to free all slaves in the French overseas possession। लेकिन 1794 में कन्वेंशनल गवर्नमेंट ने ही ऑर्डर बना दिया कि जितने भी स्लेव्स हैं सबको फ्री कर दें। लेकिन ये सिर्फ 10 साल तक रहा। इन्होंने कन्वेंशनल गवर्नमेंट ने ऑर्डर तो कर दिया कि भैया जितने भी गुलाम काम कर रहे हैं, जितने भी कॉलोनीज़ में और जितने भी फ्रांस में कर रहे हैं, इनको आज़ाद करो, इनको इनके देश वापस भेजो। अब इनका कोई ऐसा कोई राइट होना चाहिए जो इनके ऊपर ये जो एक्सप्लॉयटेशन इनका हो रहा है, इनके साथ जो गलत हो रहा है, इसको हम ख़त्म करें, इन्हें इनके देश वापस भेजें। लेकिन ये ज़्यादा दिनों तक नहीं चला, 10 साल तक ही रहा। 10 साल तक के बाद वापस जब नेपोलियन बोनापार्टे की पावर आई ना हाथ में, तो उन्होंने इस चीज़ को वापस इंट्रोड्यूस कर दिया, स्लेवरी को। इन्होंने वापस स्लेव को लाना शुरू कर दिया। जो नीग्रोज होते थे हमें अफ्रीका से, इन्होंने उसको वापस लाना शुरू कर दिया। अब नेपोलियन तो बाद में आए थे सबसे लास्ट में, वो हम आगे बताएंगे। अब बात करते हैं रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ, मतलब इस रिवॉल्यूशन का जो एवरीडे लाइफ पे क्या फ़र्क पड़ा था लोग बागों की ज़िंदगी पे। 1789 में जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन शुरू हुआ था, उसके बाद उसका इफ़ेक्ट था मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन सबकी लाइफ पे पड़ा था। अलग अलग रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट आई थी जिनसे उन्होंने अलग अलग अपने लॉ बनाए थे, अलग अलग तरीके के लॉ। कभी कोई अलग लॉ बना रहा है, कभी कोई वुमेन को राइट दे रहा है, कभी कोई वुमेन को राइट छीन रहा है। तो इससे है ना पूरा पब्लिक की लाइफ पे काफ़ी फ़र्क पड़ा था। जो वन इम्पोर्टेंट लॉ, जो सबसे इम्पोर्टेंट लॉ था कि वो उन्होंने सेंसरशिप हटा दिया। अबोलिशन ऑफ बेस्टिल, जब बेस्टिल को 1718 में बेस्टिल फोर्ट को जब तोड़ा गया था, तो वहाँ पे सेंसरशिप हटा दिया। सेंसरशिप मतलब पहले क्या था कि जो भी लोग
कुछ अखबार में या फिर कोई न्यूज़पेपर मैगज़ीन या फिर कोई अपने सॉन्ग में कुछ गवर्नमेंट के खिलाफ मतलब राजा की के लिए कुछ बोल रहा था, तो पहले उसको राजा रिव्यू करता था। राजा को लगता था अगर उसके कोई खिलाफ बोल रहा है तो उससे कहता था कि ये चीज़ पब्लिश ना करे, उस न्यूज़पेपर को नहीं छपने देता था, ऐसी चीज़ नहीं छपने देता था जिसमें चाहे राजा गलत भी करे उसके बारे में जो गलत कर रहा है अगर वही कोई सच रियल बना के छाप रहा है ना जो राजा गलत कर रहा है, तब भी उस चीज़ पे उनको राइट नहीं था। राजा के खिलाफ ना कोई बोल सकता था, ना कोई कुछ कर सकता था, ना कोई लिख सकता था। तो सेंसरशिप हटा दी। मतलब अब कोई भी राजा के खिलाफ अगर कोई राजा कुछ गलत कर रहा है ना तो उसको न्यूज़पेपर मैगज़ीन सॉन्ग्स जो भी चीज़ में आप उसको दिखाना चाहते हो, पेंटिंग्स, जिस तरीके से भी आप उस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करना चाहते हो आप कर सकते हो। कोई आपको कहने वाला नहीं होगा और ना ही कोई सज़ा देगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच मिल गई थी और एक्सप्रेशन मिल गई थी। जो तुम्हें लग रहा है उसको बोलो, अपने एक्सप्रेस करो। इस तरीके के राइट्स जो थे वो मिल गए थे उनको। दे ऑल डिस्क्राइब्स एंड डिस्कस द इवेंट्स एंड चेंजिंग प्लेन्स ऑफ फ्रांस। फ्रीडम ऑफ प्रेस ऑल्सो मीन द अपोजिंग व्यूज़ ऑफ इवेंट्स कुड बी एक्सप्रेस। जिससे वो जितने भी इवेंट्स होते थे उस टाइम पे वो सब अब लोगों के पास अपडेट होते रहते थे। मतलब उनके एडमिनिस्ट्रेशन में चल क्या रहा है। ऐसा नहीं था कि लोगों को कुछ पता ही नहीं है कि जो चीज़ पावर में है वो कर क्या रही है। वो प्रिंट करते थे, प्ले सॉन्ग्स हर तरीके के वो दिखाते थे कि हर तरीके से जो भी जिस तरीके से भी क्रिटिसाइज़ कर पा रहा था वो कर रहा था उस टाइम पे। अब ये कंक्लूज़न 1804 की बात हो रही है। अब नेपोलियन बोनापार्टे क्राउन्ड हिमसेल्फ। अब नेपोलियन बोनापार्टे कौन था? मैंने आपको बताया था कि एक टाइम ऐसा आया था जब डायरेक्टरी रूल चल रहा था तो डायरेक्टर्स और लेजिस्लेटर्स के बीच में भी आपस में बहुत ज़्यादा मतभेद होती थी। वो कभी एक दूसरे के ओपिनियन पे खुश नहीं रहते थे। हमेशा हर दूसरे तीसरे दिन उनके बीच में क्लैश देखने को मिलती थी जिससे उनका एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी वीक था। अब उस वीक एडमिनिस्ट्रेशन में जो जगह मिली, राइज होने के लिए जो जगह मिली वो था नेपोलियन बोनापार्टे। नेपोलियन बोनापार्टे बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर था। उसने 1804 में ख़ुद को राजा बना दिया, वहाँ का एम्परर बना दिया, फ्रांस का घोषित कर दिया और अपने आसपास की जितने भी देश थे उनको भी लूटपाट करके अपने कब्जे में लाने की उसने कोशिश करी। European countries dispossessing dynasties and creating kingdoms where he placed members of his family as well as a modernizer of Europe। ये क्या करता था, आसपास की जितनी भी कंट्री थी उनको वो सीज़ कर लेता था, उन पे कॉन्कर करके अपने मेंबर्स को, अपनी फैमिली मेंबर्स को वहाँ पे बना देता था और एक मॉडर्नाइजेशन करना चाहता था यूरोप में। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छी अच्छी पॉलिसी भी बनाई थी जिसमें प्रोटेक्शन मिला था लोगों को प्राइवेट प्रॉपर्टी का। और प्राइवेट प्रॉपर्टी मतलब लोग बाग अपनी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उनको कोई भी राजा मतलब कोई भी पावर में जो इंसान है वो उनको सीज़ नहीं कर सकता था। पहले यूं ही किसी की भी प्रॉपर्टी ले लेते थे, कोई कुछ कहने वाला नहीं होता था। एक सिस्टम बना दिया इन्होंने वेट एंड मेज़र का। मतलब जैसे ये होता था ना, पहले कोई पता नहीं रहता था कि कौन सी चीज़ कौन सी यूनिट में तोली जा रही है, कौन सा मेज़रमेंट हो रहा है। तो इन्होंने पूरा सिस्टम से वेट लोग चीज़ों को वज़न करने के पूरा सिस्टम तैयार करा जिससे बिजनेसमैन वगैरह के लिए काफ़ी इन्होंने अच्छा करने की कोशिश की। डेसिमल सिस्टम इन्होंने बना दिया। मतलब डेसिमल सिस्टम जैसे पहले था, कुछ चीज़ हम मेज़र कर रहे हैं उसके बाद जो पॉइंट में होती थी वो चीज़ मेज़र नहीं होती थी। जैसे हमने कह दिया 250 ग्राम हमें कुछ चीज़ मेज़र करनी है 250 ग्राम। वो 250 ग्राम के बाद अगर 250 ग्राम के ऊपर 254, 255, 260 तक भी होती थी तो वो 250 ग्राम में ही हो जाती थी। लेकिन उन्होंने पूरा एक अप्रोप्रिएट सिस्टम बना दिया जिसमें बिल्कुल भी इधर से उधर चीज़ों के पैसे इधर से उधर ना हो। पूरा सिस्टम इन्होंने तैयार किया था। शुरू में लगा था लोगों को कि ये बहुत अच्छा मॉडर्नाइज़र है, ये फ्रांस को बहुत अच्छा कर देगा। नेपोलियन बोनापार्टे एक अच्छा राजा था, उन्होंने काफ़ी पॉलिसीज़ बनाई थी, एक से एक अच्छी पॉलिसी बनाई थी। लेकिन बाद में लगने लगा था जब उन्होंने सारे ही देशों से पंगे ले लिए थे, अपने जितने भी आसपास के देश थे सबसे लड़ाई कर रखी थी, सबको हरा रखा था। सारे देशों ने आपस में मिल के उनको 1815 में द बैटल ऑफ वाटरलू में उनको हरा दिया। तो उसके बाद उनके जो आइडियाज़ थे वो आगे जिसने भी जो भी चीज़ पावर में आई थी उन्होंने उनके आइडियाज़ को आगे कंटिन्यू करा था। जैसे लिबर्टी और मॉडर्न लॉज, ये सब जितने भी आइडिया थे वो मॉडर्नाइजेशन जो करना चाह रहे थे ना यूरोप में, उन आइडियाज़ को आगे भी कंटिन्यू करा था लोग, आगे के जो पावर में लोग आए थे। लेकिन उनकी पावर ख़त्म हो गई थी 1815 में। जो आइडिया है लिबर्टी और डेमोक्रेटिक राइट का जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था फ्रांस में। ये फ्रांस से लेके जितना भी यूरोप है सब में 19वीं सेंचुरी में सब में फैल गया था। और एक जो फ्यूडल सिस्टम था, मतलब वहाँ पे जो
छोटे क्लास के लोगों पे बड़े क्लास के लोग जो वो कब्ज़ा करके बैठे थे ना, उनसे उनको एक्सप्लॉइट कर रहे थे जगह जगह पे, वो चीज़ जो थी इनकी बिल्कुल फ्रांस के यूरोप की ज़्यादातर देशों में वो ख़त्म ही कर दी गई थी। कॉलोनाइज्ड पीपल रिवोट द राइट्स ऑफ फ्रीडम फ्रॉम द बॉन्डेज मूवमेंट्स टू क्रिएट अ सर्वन नेशनल स्टेट। काफ़ी ज़्यादा कॉलोनीज़ जो यूरोप के अंडर में थी, यूरोप की जितनी कंट्री थी उनके अंडर में जितनी कॉलोनीज़ थी, काफ़ी कॉलोनीज़ जो थी उन्होंने एक इंडिपेंडेंट कर दी थी कि अब हमारा आपके ऊपर कोई भी ऐसा कोई प्रेशर नहीं है, अब उनसे बोल दे कि अपना एक अलग नेशन बनाएं। अब टीपू सुल्तान एंड राजा राम मोहन रॉय आर टू एग्जाम्पल्स ऑफ इंडिविजुअल हु रेस्पॉन्डेड टू द आइडियाज़ कमिंग फ्रॉम द रिवोल्यूशनरी फ्रांस। टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन रॉय जो इंडिया के हैं, काफ़ी दोनों ही फेमस नाम है, ऐसा नहीं आप पहली बार इनका नाम सुन रहे हो। ये काफ़ी बड़े चेहरे हैं जिन्होंने फ्रेंच रिवोल्यूशन से काफ़ी चीज़ें सीखी और अपने देश में अप्लाई करी। राजा राम मोहन रॉय थे, वो वुमेंस के राइट के लिए बहुत ज़्यादा जानी मानी हस्ती है, उन्होंने काफ़ी वुमेन के राइट के लिए काफ़ी ज़्यादा आवाज़ उठाई थी और काफ़ी कुछ करा भी था। अभी ये जो ये चैप्टर है, फ़िलहाल ये चैप्टर ख़त्म होता है, फर्स्ट चैप्टर 4 पार्ट में ख़त्म हो गया। अगर आप ये पार्ट देख रहे हो तो पहले 3 पार्ट ज़रूर देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस पे जो क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक की जितने भी बुक्स हैं NCERT की सारी कवर होंगी। उसके बाद UPSC की भी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स और कुछ इंपॉर्टेंट स्टफ़ आपको मिलता ही रहेगा। बाय, थैंक यू सो मच।